प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके जो सेक्शन है उसका जो ये अंतिम चैप्टर है स्वीडन में ओम्बुड्समैन, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो ओम्बुड्समैन शब्द जो है इसका स्वीडिश शब्द है, ये स्वीडन भाषा का। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का प्रतिनिधित्व करता है। ओम्बुड्समैन स्वीडन में वह संस्था है जो व्यवस्थापिका द्वारा चयनित तथा राजनीतिक रूप से तटस्थ होती है और प्रशासनिक अनियमितताओं के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनती है एवं उनकी जांच करती है। ये एक प्रकार के जनता का वकील होता है और एक संवैधानिक संस्था है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सहित प्रशासनिक कुशलता में भी ये वृद्धि करती है। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य में ट्रिब्यून ऑफ द पीपल तथा चीन में सेंसर ओम्बुड्समैन के रूप थे। 18वीं शताब्दी में स्वीडन सहित अन्य स्कैंडिनेवियन देशों में सम्राट के द्वारा चांसलर ऑफ जस्टिस नियुक्त किया जाता था, जो राजकार्यों के विरुद्ध जनसाधारण की परिवेदनाएं लेता था और उनकी जांच करता था। सन 1809 में जब स्वीडन में संविधान पर चर्चा हो रही थी, तब यह आवश्यकता अनुभव की गई कि स्वीडन की संसद का कोई प्रतिनिधि लोक सेवकों के विधि विरुद्ध व्यवहार एवं कार्यों पर पर्यवेक्षण करे। चूँकि स्वीडन में मंत्रिमंडल के सदस्य न तो संसद के सदस्य होते हैं और न ही प्रशासनिक विभागों के अधिकारी, प्रभारी मंत्रियों के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। अतः ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। इस प्रकार स्वीडन में सन 1809 में ओम्बुड्समैन की स्थापना कर दी गई। स्वीडन के बाद में फिर अन्य जो स्कैंडिनेवियन देश थे, फिनलैंड, डेनमार्क और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री है, पश्चिमी जर्मनी, नॉर्वे, तंजानिया, गुयाना, इनमें भी धीरे धीरे ये संस्था स्थापित होती गई। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त जो संस्थाएं हैं वो स्वीडन की जो ओम्बुड्समैन संरचना है उसका ही एक अनुसरण मानी जाती है। और भारत में सर्वप्रथम 1963 में सतीश चंद्र हरीशचंद्र माथुर समिति थी, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, उन्होंने ही सबसे पहले सुझाव दिया था कि भारत में भी ओम्बुड्समैन जैसी संस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद में राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। ओम्बुड्समैन जो है उसका चयन संसद सदस्यों से युक्त एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों से 24 मेंबर शामिल होते हैं। इस पद पर प्राय ख्यातिनाम न्यायविद या विधिवेत्ता को प्राथमिकता दी जाती है और ओम्बुड्समैन जो है उसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का होता है। किंतु अधिकांश ओम्बुड्समैन एकाधिक बार इस सदस्य पर चयनित किए जाते रहे हैं। ओम्बुड्समैन संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है तथा इसके कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए संसद में समिति भी गठित की जाती है। यदि समिति को ऐसा लगे कि ओम्बुड्समैन संस्था ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो समिति को यह अधिकार है कि वह संसद से ओम्बुड्समैन को पदमुक्त करने की प्रार्थना करें। ओम्बुड्समैन पद पर आसीन व्यक्ति को संविधान व विधि सम्मत अधिकार, सम्मान व सुविधाएं प्रदान की गई है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समकक्ष वेतन, भत्ते और सुविधाएं दी जाती है तथा गरिमा से युक्त यह पद सामाजिक प्रतिष्ठा का भी पर्याय बन चुका है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन में नागरिक ओम्बुड्समैन और सैनिक ओम्बुड्समैन 2 प्रकार के रूप हैं और इसके अंतर्गत कुछ जो कार्मिक हैं वो इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। यदि हम इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो स्वीडन में 2 ओम्बुड्समैन कार्य करते हैं। प्रथम ओम्बुड्समैन के अधीन लोक प्रशासन के संस्थान, न्यायिक अधिकारी तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाएं आती है, जबकि दूसरे ओम्बुड्समैन में सैनिक ओम्बुड्समैन, जिसको सैनिक प्रशासन से संबंधित आता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री ओम्बुड्समैन के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, क्योंकि स्वीडन का मंत्रिमंडल प्रशासनिक निर्णयों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी ही उत्तरदायी है।
इसकी कुछ खास बातें हैं, सार रूप में हम देखते हैं कि यह नागरिक अधिकार संरक्षण व प्रशासनिक अनियमितताओं के विरुद्ध जांच करने वाली आधुनिक संस्था है। संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त है और ये कुशल संगठन है। संसद के द्वारा इसमें नियुक्ति की जाती है इसकी, और वो उसी के प्रति उत्तरदायी है। और प्रसिद्ध विधि वेता लगाया जाता है, उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। लोक सेवकों, सैन्य अधिकारियों व न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें सुनने व जांच करने का अधिकार है। प्रेस को भी क्या है, ये नियमित रिपोर्ट देता रहता है, जो भी उसकी निर्णय लिए गए हैं, जैसा भी है। और स्वीडन में एम्बुड्समैन के खिलाफ कहीं पे भी क्या है, अपील नहीं की जाती, उसके जो निर्णय हैं उसके खिलाफ। और इसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री शामिल नहीं है। लोक सेवक, न्यायाधीश, स्थानीय शासन व सैनिक कार्मिक ही शामिल हैं। इसके पश्चात हम इसके कार्यों के बारे में देखते हैं। पहला कार्य जो है वो है लोक प्रशासन पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण। स्वीडन में प्रशासनिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई स्तर और व्यवस्थाएं कार्यरत है, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर ओम्बुड्समैन की स्थिति क्या है, सर्वोच्च है। संविधान सम्मत यह संस्था, अर्थात इसका संविधान में उल्लेख है, लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसमें क्या है, समय अनुकूल सुझाव भी देती है। जनसाधारण की स्वतंत्रता, अधिकार तथा गरिमा की रक्षा के लिए ओम्बुड्समैन एक लोकप्रिय जांच हथियार है। प्रशासन के विरुद्ध प्राप्त जन शिकायतों की ओम्बुड्समैन जांच करता है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकता है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन देश भर में किसी भी कार्यालय का अचानक निरीक्षण कर सकता है। इस हेतु संबंधित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करता है। प्राय एक बार के दौरे में किसी कार्यालय की 20 से 30 फाइलों को क्या है, रैंडमली ये चेक करता है, और उन फाइलों का ओम्बुड्समैन और उनके सहायक अधिकारी गहन अध्ययन करते हैं। यदि किसी प्रकार की वैधानिक या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाता है और आगे की जांच प्रारंभ हो जाती है। लोक प्रशासन में सामान्य अनियमितता मिलने पर ओम्बुड्समैन व्यवहारिक सुझाव भी प्रस्तुत करता है। ओम्बुड्समैन का ध्यान प्रशासनिक निर्णयों पर केंद्रित रहता है। क्षेत्रीय दौरों के समय स्थानीय कारागृहों, नगर पालिकाओं, अनाथ आश्रमों, बाल विद्यालयों तथा अन्य सामाजिक कल्याण संस्थाओं का भी ये निरीक्षण करता है। सन 1957 से क्या है, स्थानीय स्वशासन को भी नागरिक ओम्बुड्समैन के जांच के दायरे में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण का ये कार्य करता है। इसके पश्चात आता है सैन्य प्रशासन पर नियंत्रण। विश्व के अन्य देशों के समान स्वीडन में भी सैनिक प्रशासन लोक प्रशासन से पृथक व गोपनीयता युक्त है, किंतु स्वीडन में सन 1951 में सैनिक प्रशासन के लिए पृथक से नियुक्त ओम्बुड्समैन को यह अधिकार दिया गया है कि वह सैन्य सेवाओं के संचालन, आंतरिक कार्यप्रणाली, सामान्य नीतिगत निर्णयों तथा सैनिक प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। सैनिक ओम्बुड्समैन के माध्यम से स्वीडिश संसद ने सेना पर परोक्ष नियंत्रण स्थापित किया हुआ है, जो एक सीमा तक प्रभावी माना जाता है। इसके बाद तीसरा जो कार्य है वो है न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण। सामान्यतः न्यायपालिका की स्थिति स्वतंत्र एवं विशेषाधिकारों से युक्त अंग की रहती है, किंतु स्वीडन में ओम्बुड्समैन को सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है। फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों की भांति स्वीडन में भी प्रशासनिक विधि का प्रचलन है, अतः सामान्य न्यायालय व प्रशासनिक न्यायालय अलग अलग हैं। ओम्बुड्समैन इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की सुनवाई करता है। स्वीडन के ओम्बुड्समैन को लुथेरन चर्च के सरकारी पादरी के विरुद्ध भी शिकायतें सुनने का अधिकार है, क्योंकि फ्रांस की भांति स्वीडन में भी यह पद लोक सेवकों की श्रेणी में है। ओम्बुड्समैन न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता, बल्कि न्यायिक निर्णयों में जानबूझकर की गई देरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या है, ये जांच करता है। न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध यदि किसी का आपत्ति है तो वह नियम अनुसार क्या है, उच्च अदालत में अपील कर सकता है। इसी प्रकार यह प्रचार व जनसंपर्क भी करता है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था 2 शताब्दी से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, क्योंकि इसे जनता, प्रशासन, प्रेस सहित राजनेताओं का भी समर्थन प्राप्त है। स्वीडन में प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता है तथा प्रशासनिक पारदर्शिता वहाँ की प्रमुख विशेषता है। स्वीडिश प्रेस ब्यूरो एक प्रतिनिधि रोजाना सुबह 11 बजे ओम्बुड्समैन से मुलाकात करता है और पूर्व दिन की समस्त शिकायतों, ओम्बुड्समैन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी एकत्रित कर पत्र पत्रिकाओं
एवं अन्य जन संचार माध्यमों को प्रदान करता है। इससे आम जनता को प्रशासनिक अनियमितताओं का ज्ञान होता रहता है। साथ ही ओम्बुड्समैन द्वारा की जा रही जांच का भी पता चल जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वीडिश प्रेस ओम्बुड्समैन द्वारा बरती जा रही अकर्मण्यता या भेदभाव को जग जाहिर करने में किंचित भी हिचक प्रदर्शित नहीं करती है। प्रेस के अलावा आम नागरिक भी किसी भी केस की फाइल देख सकता है, अतः ओम्बुड्समैन भी क्या है, चौकन्ना रहता है। संसद को रिपोर्ट। ओम्बुड्समैन एक संवैधानिक एजेंसी है जो संसद के प्रति जवाबदेह है। संसदीय समिति इस अभिकरण या संस्था पर नियंत्रण रखती है। ओम्बुड्समैन हर साल एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे संसद के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस एनुअल रिपोर्ट में गत वर्ष की गई कार्रवाइयाँ, प्राप्त शिकायतें, जांच के निष्कर्ष और दी गई अनुशंसाएं, लागू कानूनों तथा नियमों की कमियां तथा प्रशासनिक संगठन की कार्यप्रणाली पर बिंदुवार क्या है, वर्णन होता है। सामान्यतः प्रतिवेदन में लोक सेवकों का नाम वर्णित नहीं किया जाता जिनके विरुद्ध जांच की गई है। अब हम इसकी थोड़ी कार्यप्रणाली के बारे में भी देखते हैं। स्वीडन में ओम्बुड्समैन के समक्ष कोई भी नागरिक प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि शिकायतकर्ता स्वयं पीड़ित पक्ष से संबंधित हो, अन्यथा द्वेषवश शिकायतें भी हो सकती हैं। पीड़ित नागरिक को लिखित में स्वयं ओम्बुड्समैन को शिकायत प्रस्तुत करनी होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में टेलीफोन व अन्य साधनों से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ओम्बुड्समैन एक्ट जो है उसके अनुसार यदि जनहित में कोई प्रकरण ओम्बुड्समैन की दृष्टि में आए या जानकारी में लाया जाए तो स्वयं की पहल पर यानी सुओ मोटो से भी ओम्बुड्समैन जांच कार्य प्रारंभ कर सकता है। सामान्यतः प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत प्रस्तुत करना सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन स्वीडन में यह समय सीमा कानूनी बाध्यता नहीं है, अर्थात कभी भी शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। गुमनाम शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाता है। ओम्बुड्समैन को शिकायत प्राप्त होने पर वह निम्न कार्रवाई करता है। पहले तो यह देखता है कि क्या यह शिकायत उसके क्षेत्राधिकार में है, क्या सचमुच किसी प्रकार के कानून या नियम का उल्लंघन हुआ है, क्या सचमुच घटना गंभीर है अथवा केवल शरारत या द्वेषपूर्ण है। शिकायतों को स्वीकार करने के बाद ओम्बुड्समैन कार्यालय प्रशासनिक विभागों के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करता है तथा संबंधित प्रभारी जांच अधिकारी को सौंप देता है। इसके बाद में शिकायत से संबंधित कार्यालय अथवा अधिकारी को नोटिस भेजा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रकरण की समस्त पत्रावलियाँ ओम्बुड्समैन अपने पास मंगवा लेता है। इस प्रकार आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता तथा उससे संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को साक्ष्य अर्थात सबूत प्रस्तुत करने के लिए समन भेजा जाता है। ओम्बुड्समैन प्राय अनौपचारिक ढंग से साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करता है और गहनता से जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें सामान्य प्रशासनिक दंड से लेकर न्यायिक जांच प्रक्रिया आदि की अनुशंसा होती है। ओम्बुड्समैन की जांच व निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी ये कार्यप्रणाली है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती है। मतलब वैसे तो क्या है, ओम्बुड्समैन संस्था एक प्रभावी व लोकप्रिय मंच है, किंतु कोई भी व्यवस्था अपने आप में त्रुटि रहित या दोष मुक्त नहीं होती। इस संस्था के कार्यकरण से संबंधित कुछ कमियां या दोष इस प्रकार से हैं। स्वीडन में ओम्बुड्समैन को प्रशासनिक निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार है, किंतु वह निर्णय को क्या है, परिवर्तित नहीं कर सकता। पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की शक्तियाँ ओम्बुड्समैन के पास नहीं है। उसे न तो पूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं और न ही पूर्ण न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। ओम्बुड्समैन केवल परामर्शदात्री निकाय है, अर्थात उसके जांच तथा निष्कर्षों पर आधारित अनुशंसाओं को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। गंभीर वैधानिक त्रुटि के जो प्रकरण हैं वो प्राय उच्च न्यायालय के द्वारा ही निर्णित हो पाते हैं। ओम्बुड्समैन की उपस्थिति के कारण प्रशासन में कठोरता और नियमबद्धता की ओर झुकाव बढ़ता है और लोक सेवकों में क्या है, पहल क्षमता का अभाव भी दिखने लगा है। ओम्बुड्समैन संस्था कई बार अति उत्साह में प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में क्या है, अतिक्रमण कर लेती है, तो दूसरी ओर लोक सेवक आवश्यकता से अधिक सावधानियां बरतने लगते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रशासन में मानवीय संवेदनाएं जो हैं उनका कोई स्थान नहीं रह पाता।
तो ये हमारे स्वीडिश ओम्बुड्समैन की संस्था के बारे में था।